गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होगा, अच्छा होगा। तो आज हम अगेन केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर कितना बात करने जा रहे हैं? 3। इससे पहले 2 लेक्चर दे दिए हैं। जो लोग फर्स्ट रोज आज क्लास स्टार्ट किए हैं वे इससे पहले 2 लेक्चर देख लें बस। तो पहले हम कुछ रिवाइज कर लें। जो कुछ भी हम लोग इससे पहले लेक्चर में बात किए उसका थोड़ा सा हम समझ लें, जो क्या क्या बात किए हैं। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम का मतलब होगा, जैसे ही कहा जाए केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम इट इज प्रॉपर्टी ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये किसका प्रॉपर्टी है? रिवर्सिबल रिएक्शन का। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है कि नहीं है, इस बात को तो हमेशा टेस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग हमेशा टेस्ट ना करके, हमेशा एग्जामिन ना करके, पेपर पे समझने के लिए एक इस तरह का साइन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ए तो ये रिएक्टेंट हो गया और बी तो ये प्रोडक्ट हो गया। ए से बी जाना मतलब ये जो रिएक्टेंट माने और ये प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना क्या कहलाता है? फॉरवर्ड रिएक्शन। और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आना क्या कहलाता है? बैकवर्ड रिएक्शन। और यदि हम रिवर्सिबल कह रहे हैं तो ये रिएक्शन इनफाइनाइट समय तक चलता रहेगा, काउंटलेस समय तक चलता रहेगा। हम कैसे समझें जो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है या इररिवर्सिबल? तो इससे पहले जो आपको हम 2 लेक्चर में बात की है, उसमें फर्स्ट लेक्चर में ये समझाया है जो कैसे पकड़ लिया जाएगा। सिर्फ हम याद दिला देते हैं। यदि प्रोडक्ट या तो सॉलिड बन जाए या गैस बन जाए और कंटेनर ओपन हो, स्पेशली गैस का जब भी बात होगा, तो यदि प्रोडक्ट में गैस है और कंटेनर ओपन है तो वे इररिवर्सिबल रिएक्शन होगा। जैसा कि CaCO3 यदि हम थर्मल डिकम्पोजिशन करें, हीट करें, तो CaO प्लस CO2 बनता है और ये CO2 तो गैस होता है। तो इसलिए यदि ये एस्केप कर जाए तो, और कंटेनर क्या है? ओपन वेसल। और जैसे ही ओपन वेसल होगा तो क्या कह देंगे? ये रिएक्शन कैसा होगा? इररिवर्सिबल। और यदि इसी में क्या कर दिया जाए, यही CaCO3 है और अगेन हम तोड़ें तो ये CaO प्लस CO2 ये गैस है ही, ये गैस है, लेकिन क्लोज्ड वेसल। यदि वेसल क्लोज्ड है तो उस समय ये क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल। तो एक पॉइंट हुआ रिवर्सिबल। दूसरा हम बताए हैं, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज करे तो वे रिएक्शन कैसा होता है बाबू? इररिवर्सिबल। लेकिन उसमें कोई एक वीक आ जाए या दोनों वीक हो, या तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, या वीक एसिड वीक बेस, तो उस समय रिएक्शन कैसा होगा? रिवर्सिबल होगा। रिडॉक्स रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। तो अगेन इससे आगे बढ़ाते हुए हम ये बात किए जो कैसे समझें, ये सब आप लोगों को, जो लोग ये सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं, इसीलिए हम समय नहीं दिए नोट करने का। यदि हम ये समझें जो रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में ही केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन में ही क्या होगा? केमिकल
इक्विलिब्रियम होगा। और यदि केमिकल इक्विलिब्रियम होगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम में यदि A से B और B से A हो रहा है, कन्वर्सन हो रहा है, यहां पे कंसंट्रेशन लिए थे और ये टाइम, तो कौन सा ग्राफ समझा दिए? जो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच एक उस तरह का बात किए ग्राफ जो देख रहे हैं, ये जीरो, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये क्या होगा? तो बैकवर्ड रिएक्शन। और उस समय जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही बराबर हो तो हम कह देंगे ये कौन सा स्टेट में आ गया है बाबू? इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है। एट इक्विलिब्रियम RF इज इक्वल टू RB। RF का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और RB का मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये कह देंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दूसरा पॉइंट था जो एट इक्विलिब्रियम पे रिलेटिव कंसंट्रेशन जो होगा वे रिमेन अनचेंज। रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन सेम। मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो मेन ये दो पॉइंट है जो हम लोग बात किए थे, जो एट इक्विलिब्रियम पे होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। हालांकि ये सब हम बता दिए हैं, लेकिन जो सब फर्स्ट क्लास फील कर रहे हैं आज, उसको तो नोट डाउन करना ही पड़ेगा। स्पेशली जो लोग टारगेट के हैं उसको ऐसा ही पढ़ाई चाहिए। हो गया? तो अगेन हम इसके बाद बात किए थे लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या था बाबू? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन यदि देखेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन किसने प्रपोज किए थे? गुलबर्ग एंड वागे। इस लॉ में कहा गया, जो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसा कि हम लोग A प्लस B यदि बात करें तो C प्लस D, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा। तो रेट यदि बात करें फॉरवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन यदि बात करें तो RF बराबर KF A अल्फा B बीटा। यहाँ जो कंसंट्रेशन का बात किया गया है, इस कंसंट्रेशन की जगह पे हम समझा दिए हुए हैं जो क्या होता है एक्टिव मास, यानी कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास। अब आज हम यहीं से बात करेंगे जो एक्टिव मास क्या है। इससे पहले दो वीडियो लेक्चर जो बात किए हैं उसमें ये दोनों बात कर लिए हैं। नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके, तो नोट कर लिए। हम आगे आज यहीं से बात करेंगे जो एक्टिव मास क्या है। इससे पहले अभी जो आपको समझाए ये नोट करने की जरूरत नहीं है, उसको जो रेगुलरली नोट कर रहे थे
लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। लेकिन उसको नोट करना जरूरी है। जो टारगेट के बच्चे हैं, जो फर्स्ट क्लास अभी अभी मेरा वीडियो लेक्चर स्टार्ट ही किए सुनना, बहुत सारा लोग जो है डेली का डेली सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसका मतलब है जो न्यू बच्चे लोग ऐड हो रहे हैं इसमें, और स्पेशली टारगेट के लिए तो पढ़ाई ऐसा ही चाहिए। तो अब बात करें हम एक्टिव मास का। एक्टिव मास, एक्टिव मास क्या है? तो एक्टिव मास में कहा गया, यानी एक्टिव मास कह दीजिए या मोलारिटी कहिए, या मोलालिटी या मोल फ्रैक्शन, ये सभी का सभी एक्टिव मास के अंदर ही है। लेकिन ये जो एक्टिव मास है, इसमें हम स्पेशली हम लोग जो सेलेक्ट करते हैं किसका? मोलारिटी का। ध्यान दें, एक्टिव मास जैसे ही हम कहते हैं तो मोलारिटी भी होगा, मोलालिटी भी होगा, मोल फ्रैक्शन भी होगा। लेकिन मेनली जो यूज किया जाता है एक्टिव मास के लिए, वे क्या यूज किया जाता है? मोलारिटी। और मोलारिटी तो आप पहले से ही जानते हैं, जो मोलारिटी किसे कहते हैं। याद है किसी को जो मोलारिटी क्या है? तो एक्टिव मास को हम डिफाइन करते हैं, जो एक्टिव मास क्या है। तो एक्टिव मास ऑफ ए सबस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to its concentration in terms of molarity, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। तो मोलारिटी टर्म इज मेनली यूज इन एक्टिव मास। तो मोलारिटी क्या है? तो मोलारिटी हम जानते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सबस्टेंस इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको ही हम लोग क्या कहेंगे? मोलारिटी कहेंगे। और मोलारिटी मतलब क्या कहेंगे? एक्टिव मास कहेंगे। तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द एक्टिव मास। एक्टिव मास फाइंड करना है। बन जाएगा सवाल, पॉज कीजिए, बनाइए अपने पहले, और उसके बाद हम जो दे रहे हैं उसका सॉल्यूशन देखिए। ट्राई कर लिए, चलिए देखिए। तो एक्टिव मास मतलब हम समझे हैं मोलारिटी। तो डायरेक्ट हम आपको फार्मूला बना देते हैं। जो एक्टिव मास यदि निकालना हो तो फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम मोल, या सिर्फ मोल कह दीजिए, नंबर ऑफ ग्राम मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर
लीटर। तो हमसे कहा जा रहा है जो 4 ग्राम, लेकिन यहां हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम मोल। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल फाइंड करने के लिए तो हम पहले से जानते हैं, यदि मास दिया गया हो तो नंबर ऑफ ग्राम मोल न कह करके क्या लिखेंगे, गिवन वेट ऑफ सबस्टांस इन किसमें, ग्राम, डिवाइड कर दीजिए मोलर मास ऑफ सबस्टांस। और ये तो ज्यों का त्यों रहेगा ही, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब इसका अप्लाई कर लें, गिवन वेट, गिवन मास कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम। केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों ही टर्म क्या है, सेम है। तो गिवन मास हो गया 4 और दिए हैं मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ H2 यदि कहेंगे तो 1 × 2 यानी 2 हो गया। और वॉल्यूम कितना है बाबू, तो 2 लीटर। अब देख लीजिए, जो कैंसिल कर दीजिए, 2 दूना 4 यानी कैंसिल हो गया। तो क्या मिला आंसर, 1। यूनिट क्या होगा, तो मोल पर लीटर। क्लियर हो गया बात। यानी एक्टिव मास कहें, और एक्टिव मास में तो तीनों ही टर्म आया, मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, लेकिन मेनली लिया कौन जाता है, तो मोलरिटी, और यही यूनिट तो मोलरिटी है। तो अब आप कहेंगे क्यों मोलरिटी लिया जाता है, मोलरिटी क्यों नहीं लिया जाता है, क्योंकि हम लोग इस केमिकल इक्विलिब्रियम में जो भी बात करेंगे वे सॉल्यूशन से रिलेटेड बात करते हैं, और सॉल्यूशन जैसे ही होगा तो मोलरिटी का बात होगा। सॉल्वेंट का जहां बात होता है वहां मोलरिटी का बात होता है, केवल मोल का बात होता है तो मोल फ्रैक्शन का बात होता है। तो अब ये फिर आप नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके एक सवाल छोड़ देंगे जो आपको बना लेना है। नोट कर लिए, नोट कीजिए। तो ये सवाल बनाना है, देखिए सवाल। कुछ लोग कहेंगे सर ये कितना छोटा छोटा सवाल दे रहे हैं, किसी एक को बन जाता है तो किसी दूसरे को नहीं बनता है, इसीलिए कोई भी सवाल छोटा और बड़ा नहीं होता है। जरूरत है इस बात को समझने का। किसी को समझ में आ गया तो वही छोटा लगता है, नहीं समझ में आया तो छोटा उसके लिए डिफिकल्ट है। इसीलिए ये ना सोचें, और हमको A to Z सभी को लेकर के चलना है, कोई दिखावा नहीं, सब मेरे पास समझें, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। हो गया, चलिए देख लें। सिर्फ हम हिंट दे देते हैं, आप लोगों को आंसर खुद मिलाना है। 5.6 ग्राम, 5 पॉइंट लिखा हुआ है, 6 ग्राम अमोनिया। एक ड्रॉबैक यहाँ आ गया, जो अमोनिया, तो अमोनिया का फार्मूला NH3। दूसरा ड्रॉबैक यहाँ आ गया, जो इतना ml में। तो यदि हम ml में बात किए तो हम बना ही देते हैं। यदि ml में बात किए तो सबसे पहले हम ग्राम मोल, नंबर ऑफ ग्राम मोल निकाल लें। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल यदि कहें तो गिवन मास और डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास 5 क्या है, 6, 5.6। और नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ किसका बात कर रहे हैं, अमोनिया। और अमोनिया का फार्मूला क्या है, NH3। और मोलर मास NH3 यदि निकालेंगे, मोलर मास NH3, तो क्या मिलेगा, 14 + 1 × 3 यानी 17। तो यहाँ पे 17 रख दें। अब जब 17 रख देंगे तो कैंसिल होगा कि नहीं होगा बाबू, इसमें आप देख लें। कैंसिल
अब ये जो मिला हमको ग्राम मोल मिल गया, और इतना ग्राम मोल कितना ml में है, तो 2000 में। तो यूनिटरी मेथड से बात करते हैं। 2000 ml सॉल्यूशन contain 5.6 by 17 ग्राम मोल। तो देयरफॉर कितना ml में बात कर लें, 1000 ml। कहाँ से आ गया ये 1000 ml? क्योंकि रूल ही है इसका, जो जब भी हम एक्टिव मास बात करेंगे तो 1 लीटर में बात करेंगे। 1 लीटर बराबर तो 1000 ml होता है। तो 5.6 by 17 और इंटू 2000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 1000। तो ये कैंसिल कर दीजिए। और जैसे ही ये कैंसिल कर दीजिएगा तो अब 5.6 और बाय 34, यही मेरा आंसर आ गया। अब उम्मीद है जो भाग दे सकते हैं, इतना क्या कह देंगे, मोल पर लीटर। यहाँ हम लिए ml और वहाँ लिख क्यों दिए पर लीटर? तो यहाँ तो ये पर 1000 ml है, पर 1000, और इतना बराबर हम लोग क्या कहते हैं, 1 लीटर। तो इस तरह से ये जो वैल्यू मिला वे हमको क्या मिला, एक्टिव मास। उम्मीद है अब एक्टिव मास क्लियर हो गया। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग देखे, जो हमेशा एक रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ओनली रिएक्टेंट, उसका अप्लाई करें। कंसीडर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन, और जैसे ही रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो वहां पे इक्विलिब्रियम का बात होगा। तो यहाँ पे कहेंगे फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। यदि फॉरवर्ड रिएक्शन कहें तो फॉरवर्ड रिएक्शन जब कहेंगे तो अल्फा ए प्लस बीटा बी और गामा सी प्लस डेल्टा डी, इस तरह का साइन देंगे। क्यों इस तरह का साइन कर दिए? क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन केवल रिएक्टेंट के लिए वैलिड है, तो इस तरह से हम रिवर्सिबल नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पे कह दें जो आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका जो कोफिशिएंट है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये अल्फा उसका पावर हो जाएगा, बी कोई रिएक्टेंट है और उसका बीटा क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का बात करें, आर एफ इक्वल टू के एफ, ए अल्फा और बी बीटा। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, जहां पे आर एफ को क्या कहे हैं बाबू, आर एफ इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और के एफ क्या है, तो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और फिर ये जो ब्रैकेट है, कौन सा ब्रैकेट बोलिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट किस बात को इंडिकेट करता है, तो मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी। जब भी इस स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करेंगे तो हमेशा वे वैल्यू किस में होना चाहिए, मोल पर लीटर में। तो इक्वेशन फर्स्ट बना लिए। अगेन हम क्या करते हैं, तो इक्वेशन सेकंड बनाएंगे, लेकिन आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, नोट कीजिए, मन से पढ़ना है, रेगुलरली वीडियो को देखना है, सब्सक्राइब करना है।
लाइक करना है। कर लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं हम। तो को तो मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा बोर्ड तो छोटा है। तो चले हम डायरेक्ट अब बात करें। तो अब हम क्या देख रहे हैं? फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। यदि बैकवर्ड रिएक्शन कहा जाए तो आर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, बैकवर्ड रिएक्शन यदि कहा जाए तो पहले लिखना होगा अल्फा ए प्लस बीटा बी और यहाँ गामा सी प्लस डेल्टा डी। तो इस बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट बन जाता है। और लॉ ऑफ मास एक्शन, हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वे केवल किसका होगा? रिएक्टेंट का। तो जब ये रिएक्टेंट हो गया हम लोगों का तो कहेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो आर बी इक्वल टू के बी सी गामा डी डेल्टा, इक्वेशन सेकेंड। आर बी, हेयर आर बी को क्या बोलेंगे? तो आर बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और के बी को क्या बोले बाबू? रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और ये कंसंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट तो समझ गए जो कंसंट्रेशन ही है। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये रिएक्शन तो रिवर्जेबल है, तो जैसे ही रिवर्जेबल होगा तो उसका इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी होगा। तो एट इक्विलिब्रियम आर एफ इक्वल टू आर बी, आर एफ इक्वल टू आर बी। तो आर एफ जो हम लोगों को मिल गया, अब कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों ही इक्वेशन से। तो नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके। यहां तक उम्मीद है जो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों को हम जान गए हैं जो इक्विलिब्रियम का बहुत ही इंपॉर्टेंस क्राइटेरिया है, जो आर एफ इक्वल टू आर बी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब हम ये समझ गए, जो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से यदि बात करें तो के एफ और ए अल्फा, फिर बी बीटा और इक्वल टू के बी सी गामा डी डेल्टा, डी डेल्टा। अब ऐसा कर सकते हैं, जो ये जो मेरा के एफ है, के एफ अपॉन के बी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सी गामा डी डेल्टा ए अल्फा बी बीटा, ये मेरा प्रोडक्ट है और ये क्या है? रिएक्टेंट है। ये जो के एफ बाई के बी है, ये ना लिख करके हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको के इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो के इक्विलिब्रियम यदि कहा जाए तो सी गामा डी डेल्टा ए अल्फा बी बीटा। तो ये तो प्रोडक्ट है और ये क्या है? रिएक्टेंट है। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इतना ना कह करके के इक्विलिब्रियम बराबर हम यहाँ क्या कहेंगे? ये प्रोडक्ट, इस तरह से ब्रैकेट लगा दीजिए। तो ये तो कंसंट्रेशन हो गया, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, और ये नीचे किसका है? तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। लेकिन ध्यान रखें,
जो ये जो कंसंट्रेशन होगा वे कहाँ का, तो एट इक्विलिब्रियम का। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अभी हम सिंपली 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। एक को कह देंगे Kc, दूसरे को कह देंगे Kp और तीसरे को कह देंगे Kx। ये मत समझ लें जो इतना ही एक्सप्रेशन है, ये अभी सिर्फ आपको हम 3 टाइप्स में बात किए। तो Kc कब कहेंगे, इफ यानी Kc Kp ये तीनों का जो एक्सप्रेशन है ये अलग अलग समय में कहा जाएगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग Kp Kc और Kx में एक्सप्रेस करेंगे। अब जरूरत है जो किस सिचुएशन में हम Kp समझें, किस सिचुएशन में Kc समझें और किस सिचुएशन में Kx समझें। तो एक पॉइंट दिए जो Kc जो है when क्या कहेंगे, when the active mass of reactant and product are expressed in mole per liter। ये जो एक्टिव मास है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का किस रूप में एक्सप्रेस किया जाए बाबू, मोल पर लीटर में। देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिनोटेड बाय Kc। मतलब जो हम लोगों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सभी जगह एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन Kc उसमें से जो Kc बात करेंगे उस समय जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मोलरिटी के टर्म में हो। मोल पर लीटर मतलब क्या, मोलरिटी के टर्म में हो, उस समय के इक्विलिब्रियम के जगह पे क्या लिख सकते हैं, Kc। के इक्विलिब्रियम लिखे सही है, लेकिन Kc उसी समय होगा जब एक्टिव मास मोल पर लीटर मतलब मोलरिटी में होगा। इन गैस फेज रिएक्शन, यदि रिएक्शन गैसियस हो, रिएक्शन क्या हो, गैसियस हो, तो उस समय एक्टिव मास जो है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का एक्सप्रेस किया जाएगा पार्शियल प्रेशर के टर्म में, और पार्शियल प्रेशर के टर्म में देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय Kp। उस समय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Kp से। क्या समझे बात, जो यदि पार्शियल प्रेशर के टर्म में हो तो Kp। अब पार्शियल प्रेशर क्या है ये बात हम लोगों को समझना होगा। तो डाल्टन से है पार्शियल प्रेशर दिए थे, आगे हम एक्सप्रेस कर देते हैं जो पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड किया जाएगा। तो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ हम लोग कैसे स्टेट में बात करेंगे, वैसे कल अगेन हम एक फिजिकल का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो स्पेशली टारगेट के लिए, जिन बच्चों को टारगेट में बचा हुआ था उसके लिए, क्योंकि जुलाई में जेईई मेन और नीट का एग्ज़ाम होगा, इसका डेट भी क्लियर हो गया है, तो वहीं पे बात होगा डाल्टन्स लॉ। लेकिन अभी आप लोगों के लिए रट जाना है जो डाल्टन्स लॉ के अनुसार पार्शियल प्रेशर का मतलब समझ लें जो क्या होगा। तो यदि हम एक कंटेनर लेते हैं, यहाँ पे एक कंटेनर लिए, इसमें A और B दो अलग अलग गैस है, कुछ सर्टेन नंबर मोल है, यहाँ पे हम कैलकुलेट किए तो पता चला जो 5 atm प्रेशर है, इतना atm प्रेशर है। तो इसमें A के कारण भी होगा और B के कारण भी होगा। तो पार्टिकुलरली A के कारण जो भी प्रेशर हो मानते हैं x atm और B के कारण मानते हैं y atm। तो x प्लस y इक्वल टू हो गया 5 atm, यानी दोनों का अलग अलग प्रेशर को जोड़ दिया जाए तो वे टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा।
तो ये जो पार्टिकुलर ए के कारण बी के कारण जो प्रेशर है, उस प्रेशर को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? पार्शियल प्रेशर। नहीं समझे? फिर और एक समझ लें। अभी तो आप घर में रह रहे होंगे, जिस समय आप लॉज में रह रहे थे, उस समय सपोज कीजिए आप 7 रोटी पकाए। उस 7 रोटी में यदि एक पार्टनर 4 रोटी खाता है और दूसरा पार्टनर 3 रोटी खाता है, तो पार्शियल फूडिंग जो हो गया 4 और 3 हो गया। मतलब कोई काम समूह में हो, एक से अधिक पर्सन, एक से अधिक पार्टिकल इन्वॉल्व हो, लेकिन एक के द्वारा कितना हो उसको ही नाम रख दिया गया है पार्शियल। तो पार्शियल प्रेशर यदि निकालना हो, यहाँ P डैश इंडिकेट कर दिए हैं, तो टोटल प्रेशर जिसको P कहे हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मोल फ्रैक्शन का। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है? तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल में टोटल मोल से भाग दे दिया जाता है। When active mass of reactant and product are expressed in mole fraction, then equilibrium constant is denoted as Kx। क्लियर हो गया तीनों? Kc कब कहेंगे? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक्टिव मास मोल पर लीटर में हो। Kp कब कहेंगे? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर के टर्म में हो। पार्शियल प्रेशर निकालने का फार्मूला दे दिए। यदि एक्टिव मास मोल फ्रैक्शन के रूप में हो तो उस समय हम Kx के रूप में नाम लेंगे। ये ध्यान रखें, जो प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड सब्सटेंस आर नॉट इन्वॉल्व, नोट छूट गया है, नॉट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, देयर कंसंट्रेशन, सॉरी लिखा हुआ है आगे। इफ प्योर सॉलिड और प्योर सब्सटेंस, यदि प्योर सॉलिड और प्योर सब्सटेंस हो एक रिएक्शन में, तो उसका जो कंसंट्रेशन है, उसका जो एक्टिव मास है, वे इन्वॉल्व नहीं किया जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में। अब क्या है ये, आगे जब हम अभी एप्लीकेशन करेंगे तो पता चलेगा। तो पॉज कीजिए, नोट कीजिए वीडियो को। एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन। तो कोई एक रिएक्शन अल्फा ए, बीटा बी, गामा सी और डेल्टा डी मान रहे हैं। अब आपको निश्चित रूप से ये मेंशन होना चाहिए जो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस फेज का है। तो ये सभी का सभी हम कौन सा फेज ले रहे हैं बाबू? गैस फेज, इसलिए यहां जी लगा दिए। तो सबसे पहले के इक्विलिब्रियम, यानी ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो सी गामा डी डेल्टा और ए अल्फा बी बीटा। के इक्विलिब्रियम ना एक्सप्रेस करके क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? केसी, और केसी में भी इसी तरह का एक्सप्रेशन होगा। ये जो एक्सप्रेशन है वे केसी में भी ज्यों का त्यों होगा। यहां पे ये तो समझ गए जो कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन, और बार बार कह रहे हैं कंसंट्रेशन का मतलब मोलारिटी, मोलारिटी का मतलब कह रहे हैं मोल पर लीटर एट इक्विलिब्रियम। ये किसमें होना चाहिए? तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट। यहां पे C रखेंगे तो C का कंसंट्रेशन, D रखेंगे तो D का कंसंट्रेशन, एंड सो ऑन। लेकिन ध्यान रहे
जो किस स्टेट का लेना है, इक्विलिब्रियम स्टेट का। केपी जैसे ही लिख रहे हो, केसी जैसे ही लिख रहे हो, तो फेज हमेशा क्लियर होना चाहिए। तो केसी जब लिख रहे हैं तो चाहे गैस हो या सॉल्यूशन, दोनों का ही एक्सप्रेस किया जाएगा। केपी यदि लिख रहे हैं तो गैस है ही, और गैस के केस में ही हम प्रेशर का बात करते हैं, इसलिए पी सी गामा, पी डी डेल्टा, पी ए अल्फा, पी बी बीटा, जहां पे पी क्या है तो पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम स्टेट, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इसी तरह से हम kx भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। kx बराबर क्या कहेंगे, x c का, और गामा x d डेल्टा, x a अल्फा, x b बीटा, जहां पे x को कहेंगे मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो जब भी हम लोग Kp, Kc और Kx लिखें तो हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट का ही बात करेंगे। अब हम एक रिलेशन बात करेंगे जो Kp और Kc में क्या होगा। नोट कीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए पहले। फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। ये आइडियल गैस इक्वेशन होता है, ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। हम अरेंज करें तो P इक्वल टू एन बाई वी आर टी कह सकते हैं, और ये C इक्वल टू एन बाई वी, जहां पे n क्या है तो नंबर ऑफ मोल का है या ग्राम मोल कह दें, और V क्या है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कह दें। और यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कह दें n बाई वी, तो उसी को हम लोग क्या कहे हैं, C। तो PC मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ C, यहाँ P क्या है तो पार्शियल प्रेशर, P हो गया पार्शियल प्रेशर, और C क्या है तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। R कांस्टेंट है, R को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मोलर गैस कांस्टेंट, और T क्या है तो टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। तो यदि हम पार्शियल प्रेशर C का बात करें तो कंसंट्रेशन C होगा, यदि पार्शियल प्रेशर D का बात करें तो कंसंट्रेशन D होगा। यही यहाँ पे लिखे हैं। अब हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस Kp और Kc के बीच एक रिलेशन को समझें। तो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो ये जो रिलेशन बिटवीन Kp और Kc है, उसका बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तक जितना भी दिए उसको आप लोग फिर रिवाइज करके जब भी नेक्स्ट क्लास बात करें तो Kp और Kc। नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं वे टारगेट बैच के लिए, टारगेट बैच जो 2020 में किसके लिए, जेई और नीट में अपीयर होने वाला है उसके लिए। इसलिए अगला क्लास आप लोग देखेंगे टारगेट का स्टाइल। अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे वे सब का सब फाउंडेशन का स्टाइल था। अगले क्लास टारगेट का
इसलिए ध्यान रखें जो टारगेट वाले ही नोट करें। यदि फाउंडेशन वाला नोट कीजिएगा तो नोट कर सकते हैं, लेकिन फिर हम फाउंडेशन वाला को ये जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं गैसियस स्टेट, वे बात करेंगे और वे कल ही आपका होगा। कल ही जो है हम क्या बात करेंगे, गैसियस स्टेट। कौन सा बैच के लिए, टारगेट बैच के लिए। तो चलिए एक क्वेश्चन हम तब पर भी पीछे से पूछ लेते हैं। बताइए यदि हम 2 फैराडे करंट सॉल्यूशन से पास करावें, सपोज कीजिए सॉल्यूशन डाइल्यूट H2SO4 का है, तो बताइए कितने ग्राम ऑक्सीजन लिबरेट होगा एनोड पे। यदि 2 फैराडे करंट डाइल्यूट H2SO4 से पास कराएंगे तो कितने ग्राम ऑक्सीजन लिबरेट होगा एनोड पे। तो ये क्वेश्चन आपको बना हुआ रहा, फिर हम नेक्स्ट रोज पूछ लेंगे जो कौन कौन जवाब दिए। बस आज के लिए इतना ही। स्टे द होम, सेव द होम।